हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे 10th क्लास की चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फोर्थ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने पहले देखा था मौर्य साम्राज्य और आज देखेंगे मौर्य प्रशासन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की, अर्थात राज्य केंद्रीकृत होने लगे थे। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं था, अर्थात राजा निरंकुश नहीं था। लेकिन आप देखेंगे महाजनपद काल में राजा निरंकुश था, लेकिन मौर्य प्रशासन के अंतर्गत राजा निरंकुश नहीं था। आगे देखते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के लिए 7 तत्वों या 7 अंगों को महत्वपूर्ण माना है। वो हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। अर्थात राजा सुयोग्य होना चाहिए, उसके अमात्य, उसके सलाहकार अच्छे होने चाहिए जो राज्य को चलाने में उसकी सहायता कर सके। जनपद, अधिक से अधिक जनपद पर उसका शासन होना चाहिए। दुर्ग, एक अच्छा सुदृढ़ किला होना चाहिए। कोष, राजा के पास बहुत मात्रा में कोष होना चाहिए, अर्थात धन संपदा अन्न बहुत सारा होना चाहिए। सेना, सुसज्जित सेना होनी चाहिए, सेना के पास सभी प्रकार के औजार होने चाहिए। मित्र, और राजा के पास अच्छे मित्र होने चाहिए, तब मुश्किल की घड़ी में वो उसके काम आ सकें। कौटिल्य ने यह 7 अंग किसी राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताए हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राजा द्वारा मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री व पुरोहित को नियुक्ति करने से पूर्व राजा उनकी जांच करता था, अर्थात एक परीक्षा लेता था, उसे क्या कहते थे? उपधा परीक्षण, जिसके अंतर्गत उनके विचारों की, उनकी सोच, उनके चरित्र, उनके हाव भाव की परीक्षा ली जाती थी और यह तय किया जाता था कि ये राज्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स केंद्रीय प्रशासन। तो फ्रेंड्स देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। हाँ फ्रेंड्स, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जिसमें 18 विभागों का उल्लेख किया गया। कितने विभागों का फ्रेंड्स? 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। और इन विभागों को क्या कहा गया है फ्रेंड्स? तीर्थ कहा गया है, तीर्थ कहा गया है। और तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? महामात्र, अर्थात विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? महामात्र कहा गया है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ या विभागाध्यक्ष कौन है? मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज। और युवराज से तात्पर्य है राजा का उत्तराधिकारी। सेनापति जो सेना को आगे होकर या सेना का प्रमुख सैनिक, और पुरोहित जो धर्म से संबंधित राजा को जानकारी दे। मंत्री जो युद्ध संबंधी राजा को सलाह दे। और देखिए फ्रेंड्स, मौर्य कालीन प्रशासन में एक अधिकारी होता था समाहर्ता, जो कि राजस्व एकत्रित करता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और वार्षिक बजट, अर्थात जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ किसी वित्त मंत्री द्वारा बजट तैयार किया जाता है, वैसे ही समाहर्ता द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, समाहर्ता मौर्य प्रशासन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स था या एक अधिकारी था, जो कि राजस्व एकत्रित करता था, आय व्यय का ब्यौरा या लेखा जोखा रखता था और वार्षिक बजट तैयार करता था। आगे देखते हैं सन्निधाता। इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता है। सन्निधाता को क्या कहा जाता है? कोषाध्यक्ष। और आप इस नाम से भी साफ पता लगा सकते हैं कि यह राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह व अन्नागार बनवाता था, जहां पर अन्न व कोष या धन संपदा का भंडारण किया जा सके और अपने राज्य को सुसज्जित व सुयोग्य बनाया जा सके। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। कितने अध्यक्षों का? 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। और देखते हैं इनमें से मुख्य मुख्य कौन कौन से हैं। पहला है कोषाध्यक्ष या सन्निधाता, जो कि हमने पहले देखा था कि यह कोषागृह व अन्नागार बनवाता था राज्य के विभिन्न भागों में। सीताध्यक्ष, दोस्तों ये मौर्य प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है। सीताध्यक्ष ये कृषि भूमि पर जितनी भी आय होती थी उसका सभी का लेखा जोखा यह रखता था। कौन? सीताध्यक्ष। पण्याध्यक्ष ये व्यापार वाणिज्य से संबंधित अधिकारी था। आगे देखते हैं सूत्राध्यक्ष। कौन है? सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई या कपड़े के निर्माण से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे थे
जितने भी कार्य थे उनका प्रशासन ये संभालता था या उनका कार्य सूत्राध्यक्ष देखता था। आगे देखते हैं लूना अध्यक्ष। यह बूचड़ खाने, यह बूचड़ खाने का कार्य देखता था। जहां पर पशुओं को काटा जाता था या चरम कार्य किया जाता था, उन्हें कौन देखता था? लूना अध्यक्ष, लूना अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं विविधता अध्यक्ष। कौन? विविधता अध्यक्ष। यह चारा का है, जहां पर यह जो भूमि जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ी जाती है वह चारागाह है। उससे होने वाली आय या उस पर जो भी कार्य किए जाते थे वो विविधता अध्यक्ष की देखरेख के अंतर्गत किए जाते थे। फिर देखते हैं लवणा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उन्हें आप जरूर देखें, ये इंपॉर्टेंट है मौर्य प्रशासन से अंतर्गत। आगे देखते हैं लवणा अध्यक्ष। यह मुद्रा जारी करता था। ये क्या करता था? मुद्रा जारी करता था। आगे आप देख रहे हैं मुद्रा अध्यक्ष। यह है उस मुद्रा की शुद्धता को देखता था। लवणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था, मुद्रा से अध्यक्ष उस मुद्रा की शुद्धता की जांच करता था कि उसमें मिलाई गई मिश्र धातुओं की अनुपात सही है या नहीं। पोताध्यक्ष ये नौसेना को संभालता था, अर्थात नावों के निर्माण से संबंधित कार्य पोतावाध्यक्ष करता था। बंधनागार अध्यक्ष, यह कारावास में या बंदी गृह में जो व्यक्ति होते थे या बंदी गृह से संबंधित सभी कार्य कौन करता था? बंधनागार अध्यक्ष करता था। 8वीं, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, 8वीं वन विभाग का प्रमुख होता था। 8वीं क्या होता था? वन विभाग का प्रमुख। ये क्या होता था? ये फॉरेस्टर अध्यक्ष होता था या फॉरेस्टर अधिकारी या फॉरेस्टर ऑफिसर होता था। आगे देखते हैं युक्त उपयुक्त। ये एक निम्न कुल के कर्मचारी थे या निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। सॉरी, निम्न स्तर के होते थे, कुल के नहीं, निम्न स्तर के अधिकारी होते थे और ये महामात्य अध्यक्षों के अधीन कार्य करते थे। युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। अब आगे देखते हैं मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन। और हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य 5 भागों में बंटा हुआ था। फ्रेंड्स, कितने भागों में? 5 भागों में। तो हम इससे पहले ये बात करें, हम पहले एक मैप देख लेते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है नीचे ये दक्षिणी भाग और ये ऊपर उत्तरी और पश्चिमी भाग। ये पूरा मौर्य साम्राज्य था अशोक के समय। यहाँ पे आपको ये 5 नगर दिख रहे होंगे, स्वर्णगिरी, तोसाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन व तक्षशिला। उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है, उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता है। यही वो 5 शहर या केंद्र हैं जहां पर मौर्यकालीन साम्राज्य टिका हुआ था। तो अब हम वापिस चलते हैं पीछे अपने। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, मध्य देश। अब देखते हैं यहाँ पर तक्षशिला किसकी राजधानी थी? उत्तरापथ की। उज्जैनी या उज्जैन अवंती राष्ट्र की राजधानी थी और तोसली कलिंग की राजधानी थी और स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की जो कि दक्षिण में था। और मध्य देश जहां से मौर्य साम्राज्य को चलाया जाता था या मौर्य प्रशासन का केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार, राजकुमार या आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था, अर्थात कुमार या आर्यपुत्र ही प्रांतों का शासन संभालते थे। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रांत विषयों में विभक्त थे। जैसे राज्य हो गया, हमारे राज्य किस में है? जिलों में विभक्त हैं। तो ये कैसे थे? ये प्रांत विषयों में विभक्त थे और विषयों जो विषयपतियों के अधीन थे। जैसे कि जिला किससे अंतर्गत आता है? अगर प्रशासनिक अधिकारी देखें तो किसके अंतर्गत आता था? कलेक्टर। और यहाँ पे कलेक्टर कौन था? स्थानिक था। देखो, जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अंतर्गत कार्य करता था। और समाहर्ता का क्या कार्य था? यह आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, वार्षिक बजट तैयार करता था और राजस्व एकत्रित करता था। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन होता था? गोप होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कि 10 गांवों का शासन संभालता था। गांवों की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। यह
10 गांव के शासन को संभालता था। कौन? गोप। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी जो कि स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था कि वह अपने कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं। तो यह भी समाहर्ता के अंतर्गत कार्य करता था। अर्थात गोप व प्रदेष्ट्री दोनों किसके अधीन कार्य करते थे? समाहर्ता के कार्य करते थे। और यहाँ पे प्रदेष्ट्री का कार्य था स्थानिक गोप व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करना। आगे देखते हैं मौर्यकालीन नगर शासन। और यहाँ पर मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में कहता है कि यहाँ का नगर प्रशासन का प्रबंध 30 व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। कितने व्यक्तियों द्वारा? 30 व्यक्तियों द्वारा, जो कि 6 समितियों में बंटे हुए थे। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे भाई? 5 से 30 सदस्यों द्वारा 6 समितियों में, जिनमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, नगर प्रशासन संभाला जाता था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रथम समिति जिसका कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। प्रथम समिति का कार्य था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। विदेशी की देखरेख करना अर्थात यह विदेशी मंत्रालय से संबंधित था। तृतीय समिति जन्म मरण का लेखा जोखा अर्थात जन्म मृत्यु पंजीकरण करता था। हमारे वर्तमान में नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका जैसी कार्य प्रणाली, यहाँ जन्म मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र तृतीय समिति द्वारा जारी किए जाते थे। और चतुर्थ समिति द्वारा व्यापार वाणिज्य को देखा जाता था। चतुर्थ समिति द्वारा व्यापार वाणिज्य को देखा जाता। आगे पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। यहाँ पर पांचवी समिति ये देखती थी कि राज्य में बनने वाले उत्पाद किस स्तर पर बिक्री हो रही या उत्पाद होने के बाद उनको आवश्यक लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है या नहीं पहुंचाया जा रहा है। यह पांचवी समिति देखती थी। अंतिम है छठी समिति, यह बिक्री मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में लेती थी। जैसे किसी वस्तु का 100 रुपये लगे तो उसका 10वां भाग 10 रुपये हो गए। और यह राज्य की राजस्व का एक भाग था जो कि छठी समिति द्वारा विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूल किया जाता था। आगे देखते हैं इनकी सैन्य व्यवस्था। फ्रेंड्स क्या देखते हैं? सैन्य व्यवस्था। मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पे भी देखो सैन्य व्यवस्था के लिए 6 समितियां बनाई गई थी। मौर्य प्रशासन में सैन्य व्यवस्था के लिए भी 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य कार्य करते थे। और ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। कितने विभागों की? 5 विभागों की। अर्थात 6 समितियां, 5 सदस्य और 5 ही विभाग। और वो विभाग कौन कौन से हैं? पैदल सेना, क्या? पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना, नेविगेशन आर्मी या नेवल आर्मी। इनकी देखरेख कौन करती थी? ये 6 समितियां। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। और वो 5 विभाग कौन कौन से थे जिनकी ये देखरेख करते थे? पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना व नौसेना। अब देखते हैं कि एक अधिकारी होता था अनंतपाल। दोस्तों एक अधिकारी होता था अनंतपाल, जो सैनिकों का प्रबंध भी करता था और सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था भी करता था। अर्थात सैनिकों को किस वस्तुओं या किन किन सामग्री की आवश्यकता है उनकी पूर्ति कौन करता था? अंतपाल करता था। और सीमांत क्षेत्र, वे क्षेत्र जो राज्य की सीमा पर हैं और दूसरे राज्य से सटाकर हैं, उनकी देखभाल या उनकी व्यवस्था कौन करता था? अंतपाल करता था। अर्थात अंतपाल 2 कार्य करता था। कौन कौन से? सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी व सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्था। ये दोनों कौन थे? अंतपाल थे। और ये दोनों एक ही थे। और अंतपाल 2 कार्य करता था। कौन सा? सैनिक प्रबंध का व सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था का कार्य अंतपाल द्वारा किया जाता था। तो आगे देखते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार उसकी पुस्तक इंडिका में लिखा गया है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वरोही सैनिक थे और 9,000 हाथी व 800 रथ। अर्थात ये काफी विशाल मात्रा हो गई। 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी व 800 रथ। तो एग्जामिनर आपको सीधे सीधे पूछ सकता है कि मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य शासक की सेना के बारे में क्या लिखा है? तो आप लिखेंगे कि उसने वर्णन किया है कि उसकी सेना में
6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे, वह 800 रथों से उसकी सेना सुसज्जित थी, अर्थात बहुत ही विशाल थी। और इसे हम अतिशयोक्ति भी मान सकते हैं, यह काफी अतिशयोक्ति है। अर्थात मेगस्थनीज ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर अतिशयोक्ति या उनकी बढ़ चढ़कर अधिक प्रशंसा की है। तो फ्रेंड्स एक बार मैप की तरफ रुख करते हैं हम फिर से, कि आपको मैप से जल्दी याद होगी ये चीज़ें। तो मेरा तो यही मानना है, याद रखें। यहाँ पे देखें, तक्षशिला किसकी राजधानी थी? उत्तरापद की। किसकी? उत्तरापद की। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मध्य देश की। तोसली किसकी राजधानी थी? किसकी भाई? कलिंग की। और उज्जैन या उज्जैनी किसकी राजधानी थी? अवंती राष्ट्र की। अवंती राष्ट्र की। और स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी फ्रेंड्स? दक्षिणापद की। और ये पांचों राज्य या पांचों राजधानी आप याद रखना, यह अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 राज्यों की 5 राजधानियां थी। तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, तोसली व स्वर्णगिरी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। घर पे रहें और सुरक्षित रहें। और अगर ये पढ़ाई की मटेरियल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।